हाय हाय कुर्सी उह उह कुर्सी उफ उफ कुर्सी। ऐसा लगता है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के दिमाग में 24 घंटे बस यही गाना बजता है। ओरिजिनल गाने में मिर्ची शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मगर मैंने कुर्सी जोड़ दिया क्योंकि हुजूर कुर्सी के लिए ही सारी हदों को पार करने में लगे हुए हैं। कुर्सी के लिए जिंदगी में कुछ भी करना पड़ा हो, वो नैतिक हो, अनैतिक हो, सही हो, गलत हो, उल्टा हो, सीधा हो, उटपटांग हो, झूठा हो, सच्चा हो, सामाजिक हो, असामाजिक हो, संवैधानिक हो, असंवैधानिक हो, कानूनी हो, गैर कानूनी हो, इंसानी हो, गैर इंसानी हो, अंड बंड संड, हुजूर ने सब कुछ किया और तो और भगवान तक को नहीं छोड़ा। कुछ ऐसा ही मामला अब प्रमाणित हो गया है। जी हाँ, राम मंदिर को लेकर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगभग 1.5 साल पहले शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद ने जो बातें कही थी वो आज बिल्कुल सच साबित हुई है। और अब ये इतिहास में दर्ज हो गया है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किस तरीके से भाजपा और उसके तमाम संगठनों ने राम के नाम का इस्तेमाल किया, मंदिर के नाम पर देश की जनता को टोपी पहनाने का काम किया और उसके लिए हिंदू धर्म की तमाम मान्यताओं को भी, इस धर्मशास्त्रों को भी पैरों तले कुचल दिया गया। पूरी कहानी अपने आप में विश्वगुरु टाइप है, विस्तार से बात करेंगे। वैसे बात जब शर्म की आ ही गई है तो हरिद्वार का मामला छूट कैसे सकता है। यहाँ भाजपा की एक नेत्री ने अपनी 13 साल की बिटिया के साथ जो किया है तथा अपने बॉयफ्रेंड और अन्य लोगों से मिलकर जो करवाया है वो यकीन से भी परे है। अब तक हम आए दिन सुनते थे कि भाजपा नेताओं को अपने घर में घुसने मत दो भैया, इनका कोनो भरोसा नहीं है। आए दिन कभी भाजपा सांसद, कभी विधायक, कभी कोई छोटा मोटा नेता, किसी मंत्री के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगते रहते हैं। अभी हाल ही में भाजपा का एक धाकड़ हाईवे किंग बन गया। इसी बीच हरिद्वार से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो एकदम अविश्वसनीय है। भाजपाइयों ने नया झंडा गाड़ दिया है। शर्मिष्ठा का मामला तो आप जानते ही हैं, नफरती बयानबाजी के कारण जेल जाना पड़ा था। पिछली बार जमानत न देने वाले जज को नफरती चिंटुओं ने जान से मारने की धमकी दी। अब इस धमकी के तुरंत बाद खटाक से जमानत मिल गई है। उधर आम आदमी यानी आपका पैसा राष्ट्रीय सेठ के खूब काम आ रहा है। यानी LIC में आपने जो पैसा जमा कराया है उस पैसे से मोदी के परम मित्र दिन दुनी रात चौगुनी गति से प्रगति करेंगे। मगर राहुल गांधी ने कुछ सवाल उठाए। पूरी कहानी पर विस्तार से बात करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, 2 सेकंड लगता है, अभी निपटा लीजिए। अब सबसे पहले भाजपा नेत्री का ये विश्वगुरु टाइप कारनामा देख लीजिए। इस घटना के बाद लोग कहने लगे हैं कि अब तक तो भाजपा के पुरुष नेताओं को घर से दूर रखने की चर्चा होती थी, मगर महिला नेत्री तो और भी खतरनाक निकली। उत्तराखंड के हरिद्वार से गजब शर्मनाक कहानी सामने आई है। यहाँ भाजपा महिला मोर्चा की एक पूर्व पदाधिकारी पर अपनी ही 13 साल की बेटी के यौन शोषण करवाने का आरोप लगा है। 13 साल की पीड़िता ने अपने पिता को सारी कहानी बताई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। जांच के बाद और जांच में पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला यानी भाजपा की नेत्री और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। दरअसल हुआ यह कि हरिद्वार की रहने वाली एक महिला जो भाजपा से लंबे समय से जुड़ी रही है, उसकी नाबालिग बेटी ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी मां बार बार धमकाकर अपने प्रेमी और अन्य लोगों से बेटी के साथ दुष्कर्म करवाती रही। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके साथ सिर्फ हरिद्वार में ही नहीं बल्कि आगरा, वृंदावन जैसे शहरों में भी होटलों में ले जाकर कई बार सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं करवाई गई और किसी से शिकायत करने पर उसे और उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी जाती थी। यानी एक मां अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही 13 साल की बिटिया के साथ ये सब कुछ करवा रही थी और धमकाती थी कि किसी को बताया तो तुम्हें और तुम्हारे पिता को मरवा देंगे। किसी तरह से ये बात पिता को मालूम पड़ी तो वो पुलिस के पास पहुंचा। बाद में मेडिकल टेस्ट हुआ तो यौन शोषण की पुष्टि हुई। मामला सामने आने के बाद भाजपा ने खुद को आरोपी महिला से अलग कर लिया। हरिद्वार के जिलाध्यक्ष ने बताया कि ये आरोपी महिला पहले भाजपा की महिला मोर्चा की पदाधिकारी रह चुकी है, लेकिन 2024 में उसे पद से हटा दिया गया था और अब पार्टी से भी निकाल दिया गया है। इस खबर के अनुसार सोशल मीडिया पर आरोपी महिला की भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। यानी एक के बाद एक भाजपाइयों के चरित्र चित्रण की कहानी सामने आती जा रही है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की एक भाजपा नेत्री के बेटे की 130 अश्लील वीडियोज वायरल हुई और अब उत्तराखंड का ये शर्मनाक कांड सामने आया है। यानी जो पार्टी चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती थी, हर दिन उसकी चाल, उसका चरित्र और उसका चेहरा दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है, अलग अलग रूप में सामने आ रहा है। और फिर छोटे मोटे नेताओं की बात ही क्या करें, जब खुद पार्टी का सबसे बड़ा नेता ही आए दिन अपनी चालों की वजह से बदनाम होता हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हमने देखा था किस तरीके से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर खूब हो हल्ला मचा। देश के चारों शंकराचार्य कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, उन्होंने इनकार कर दिया। उनका साफ साफ ये कहना था कि जब तक मंदिर पूरी तरह से बन नहीं जाता वहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। सबने एक सुर में कहा कि मंदिर एक शरीर के रूप में होता है, जब तक शरीर पूरा नहीं होगा तो उसमें प्राण नहीं डाला जा सकता। यह सब कुछ शास्त्रों के अनुसार है और यदि ये कार्यक्रम शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है तो हमारा वहां क्या काम। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद ने कई बार खुलेआम यह ऐलान किया कि 22 जनवरी 2024 का राम मंदिर वाला कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम था। इसका धर्म से, धर्मशास्त्र
से कोई लेना देना नहीं था। उस वक्त जितनी आलोचना हुई थी, जितना हो हल्ला हुआ था, यकीन मानिए महामानव के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति होता तो शायद वो कार्यक्रम रद्द हो जाता। मगर चूंकि पिछले 10 सालों में हुजूर किसी भी मोर्चे पर इस तरह सफल हो ही नहीं पाए जिसके दम पर जनता के बीच वोट मांगने जा सकें, ये बात शायद उन्हें अच्छे से मालूम थी। इसीलिए तमाम आलोचनाओं के बाद भी सही गलत शास्त्रीय अशास्त्रीय जो भी था उन्होंने किया। तमाम धर्माचार्यों ने विरोध किया, मना किया, मगर हुजूर माने नहीं। आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कर दिया और उसी अयोध्या में हार गए। और उसी दौरान शंकराचार्य अमृतेश्वरानंद ने कहा था कि मंदिर अभी पूरा नहीं है, अभी कम से कम 2.5-3 साल और लगेंगे, तभी मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार होगा, और जब मंदिर बन जाएगा तब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आरंभ होगा, यानी दोबारा होगा। अभी जो कुछ भी किया गया है वो राजनीतिक कार्यक्रम था, जो हो गया उसे भूल जाइए। मंदिर पूरी तरह से बन जाएगा तब कलश और ध्वजा चढ़ाई जाएगी। यानी 1 साल पहले ही शंकराचार्य ने ऐलान कर दिया था कि मंदिर जब पूरा बन जाएगा तब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। अभी जो हुआ है यह धर्म के अनुसार नहीं था, शास्त्रों के अनुसार नहीं था और राजनीतिक कार्यक्रम था। अब जरा इन खबरों को देखिए। अयोध्या के मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजन किया। नोएडा के 4 वेद पंडित 1975 मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। 5 जून को यह सब कुछ पूरा हो जाएगा। इसे लेकर पत्रकार कृष्णकांत लिख रहे हैं कि शंकराचार्य एकदम सही थे। एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उन्हें सही साबित कर रहा है। पहले अधूरे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का राजनीतिक कार्यक्रम किया गया था। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी मंदिर में 2-2 बार प्राण प्रतिष्ठा होती है। भाजपा ने हिंदू धर्म को राजनीतिक तमाशा बना दिया। आपको बता दें कि इस बार 3 दिवसीय कार्यक्रम चला है। अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर फिर से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम क्यों करना पड़ा। यदि मंदिर उस वक्त कंप्लीट रहा होता तो ये सब एक साथ होता। यानी अब प्रमाणित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने, आरएसएस के लोगों ने और अन्य लोगों ने मिलकर हिंदुत्व के नाम पर चुनाव जीतने के लिए हिंदुओं को ही चूना लगा दिया। वैसे सिर्फ धार्मिक मामलों में ही धर्म के नाम पर चूना नहीं लगाया जा रहा है। सामाजिक रीति रिवाजों और हिंदू संस्कृति को भी बेचने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके तमाम संगठन कर रहे हैं। अभी जो घर घर सिंदूर बांटने वाला कार्यक्रम लॉन्च हुआ था या होना था, जिसे रोकना पड़ा, वो भी हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा अपमान है। दुनिया के किसी हिंदू ने कभी नहीं सुना होगा कि पति के अलावा कोई अन्य पुरुष किसी महिला को सिंदूर भेंट करे या उसे सिंदूर लगाए। ये सीधे सीधे हिंदू संस्कृति, हिंदू सामाजिक व्यवस्था का अपमान है। मगर चिंता की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके संगठनों के लोग अलग अलग माध्यम से बार बार हिंदुत्व के नाम पर ही हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, हिंदू संस्कृति को बदनाम करते हैं, पूरी दुनिया में जगहंसाई करवाते हैं। फिर भी हिंदू समाज इनकी बदमाशियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, सड़क पर नहीं आता। जो समुदाय हमेशा से शांति प्रिय माना गया, उसे इन लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए हद से ज्यादा असहिष्णु बनाने का काम किया। स्वघोषित धर्म रक्षक पैदा करने के नाम पर आतंकी पैदा किए। हिंदू होने का मतलब मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य लोगों से नफरत, यानी उनसे दुश्मनी बता दिया। इनके अनुसार मुसलमानों से नफरत करो तभी तुम हिंदू कहलाओगे। सवाल है कि देश में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हिंदू संस्कृति को जानने वाले, उसका प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं। आखिर ये लोग अपने ही धर्म, अपनी ही संस्कृति और उसकी इज्जत का कबाड़ा होते हुए कब तक देखेंगे? कब तक धर्म के नाम पर हो रही मॉब लिंचिंग को बर्दाश्त करेंगे? ये घटनाएं पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को अपमानित करवाती हैं, बदनाम करवाती हैं। सिंदूर बांटने को लेकर चौतरफा आलोचना होने लगी। गांव-गांव महिला और पुरुष नाराज होने लगे, कहने लगे कि जिसको सिंदूर पहनाया था उसकी लाज तो रखी नहीं, अब देश भर की महिलाओं की मांग में अपने नाम का सिंदूर डालना चाहते हो। गजब बेशर्मी है। वही बात जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि कुर्सी के लिए हुजूर कुछ भी कर सकते हैं। देश की जनता को अंधभक्त बनाने के लिए गोदी मीडिया और आईटी सेल को पैदा किया। दिन रात झूठी खबरें परोसकर युवाओं को आतंकी बनाया। इस कदर आतंकी बना दिया कि चलती ट्रेन में कोई चेतन सिंह नाम का आतंकवादी दाढ़ी वाले मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ के गोली मार देता है। सोचिए ये कितनी बड़ी आतंकी घटना थी। सैनिकों की शहादत का प्रयोग वोट मांगने के लिए किया। चीन के सामने बार बार सरेंडर किए और अब तो अमेरिका के सामने भी लोटासन करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी सरेआम मंच से मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाते हैं, कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, और कभी उन्हीं मुसलमानों को खोज खोज के अपनी इज्जत बचाने के लिए विदेशों में प्रतिनिधि मंडल में शामिल करके भेज देते हैं। भारत में हिंदुओं को डराते हैं कि मुसलमान तुम्हारी भैंसिया खोल ले जाएगा, और फिर मुस्लिम देशों में जाकर वहां के नेताओं के गले पड़ जाते हैं। यानी कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। जब जरूरत होगी पैरों तले कुचल देंगे, जब जरूरत होगी गले भी लगाएंगे, सर पे बिठाएंगे, मगर कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। अब चूंकि कुर्सी मजबूत तभी होती है जब पैसा होता है। वो पैसा कहीं का भी हो सकता है, सरकारी कंपनियों का हो सकता है, देश की आम जनमानस का हो सकता है, पीएम केयर फंड का हो सकता है, राफेल के घोटाले का हो सकता है, वैक्सीन घोटाले का भी हो सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के घोटाले का भी हो सकता है, चीन की किसी कंपनी द्वारा मिला हुआ चंदा भी हो सकता है। पैसा कहीं का भी हो, पैसा पैसा होता है। पैसे का कोई जात कोई धर्म नहीं होता। किसी ने कहा है कि बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो इसी मधुशाला में, यानी पैसे की मधुशाला में डुबकी
लगाते हुए प्रधानमंत्री के परम मित्र एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष के निशाने पर आ गए। वैसे तो देश की हर एक जनता के निशाने पर आने चाहिए। देखिए, एलआईसी ने अडानी पोर्ट्स को 5,000 करोड़ रुपए दे दिए। अब इससे पहले कि पूरी बात बताएं, आप दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप एक बार में 5,000 करोड़ रुपया लिख सकते हैं? उसमें कितना शून्य लगता है, बताइए जरा कमेंट करके। दरअसल सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी ने अडानी पोर्ट्स को 15 साल के लिए 5,000 करोड़ रुपया कर्जा दिया है। इस पर हर साल 7.75% यानी 0.8% ब्याज मिलेगा। राहुल गांधी ने इसे जनता के पैसे से धन्ना सेठ को फायदा पहुंचाने वाला कदम बताया है। खबरें चल रही हैं कि यह डील ओपन मार्केट के बाहर निजी तौर पर हुई है। वैसे निजी तौर पर होगी भी क्यों नहीं। अमेरिका में जब अडानी से संबंधित मामले पर किसी पत्रकार ने हिम्मत जुटाकर सवाल कर लिया हुजूर से, तो प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि ये सब निजी बातें हैं। तो जो लोग निजी हैं, निजी लोगों के लिए निजी तौर पर डीलिंग होगी। राहुल गांधी ने लिखा है कि पैसा, पॉलिसी, प्रीमियम आपका, सुरक्षा, सुविधा, फायदा अडानी का। इस रिपोर्ट के अनुसार अडानी पोर्ट्स पैसे का इस्तेमाल अपने कारोबारी खर्चों और पहले से लिए गए विदेशी कर्जे को चुकाने के लिए करेगा। अब चूंकि पैसा उनको मिल गया है, भले ही आपका हो, वो जहां मन करे वहां इस्तेमाल करें। वो अपने धंधे में लगाएं, चाहे किसी नॉन बायोलॉजिकल को लाखों का कपड़ा पहनाने में लगा दें, पार्टी करने में लगा दें, रैली करने में लगा दें। आप कर क्या लेंगे? हम बहुत करेंगे, चर्चा करेंगे, आप बहुत करेंगे, सुन लेंगे। अति हो जाएगी तो चैनल को बंद करवाने की धमकी मिल जाएगी, या फिर बंद भी हो जाएगा। फिर ना हम बोल पाएंगे ना आप सुन पाएंगे। भारत की जनता की औकात बस इतनी ही रह गई है। ध्यान रखिए, यूट्यूब पर जब किसी भी चैनल को बंद किया जा रहा है तो सिर्फ हमारी आवाज़ नहीं, बल्कि आपके अधिकारों को भी लूटा जा रहा है। हमारे साथ जो हो रहा है वो तो है ही, मगर ये अतिक्रमण भारतीय संविधान का है, भारत की जनता का है। मगर टेंशन वाली बात यह है कि भारत की जनता को इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। यदि फर्क पड़ रहा होता तो चाहे कोई जितना बड़ा नकली विश्वगुरु हो, कुर्सी छोड़कर अब तक भाग गया होता। बहरहाल कहा जाता है कि पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान। अपनी सत्ता के 11वें साल में हुजूर जितने कमजोर और जितने दबाव में हैं, प्रेशर में हैं, जैसी जैसी देसी बेइज्जती हर दिन हो रही है, विदेशी बेइज्जती भी हो रही है, वो इस कहावत को एक बार फिर से बार बार प्रमाणित करती है। और सिर्फ विश्वगुरु ही नहीं, बल्कि उनकी नफरत की फैक्ट्री में बने तमाम लोग भी अपने कुकर्मों की सजा पा रहे हैं। हाल ही में महिला पत्रकार साक्षी जोशी को किसी नफरती चिंटू ने अनाप शनाप बोला था और तुरंत माफी भी मांगने लगा। यानी आप समझिए कि इलाज हो गया, इलाज के बाद माफी मांगने लगा। इधर शर्मिष्ठा पनोली को पिछले दिनों आपत्तिजनक वीडियो मामले में गिरफ्तार किया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जमानत नहीं देने वाले जज को सोशल मीडिया पर नफरती चिंटुओं ने जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया, धमकाने लगे, हड़काने लगे। और आज जब 5 जून को फिर से इस मामले में सुनवाई हुई तो खटाक से जमानत मिल गई। अब लोग हैं कि गजब गजब की बात कर रहे हैं, अलग अलग चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जमानत इसलिए तो नहीं दे दी गई कि चिंटुओं ने जज साहब को मारने की धमकी दे दी जान से, क्योंकि यदि आज जमानत दी जा सकती थी तो कुछ दिन पहले क्यों नहीं दे सकते थे। वैसे आप लोग टेंशन मत लीजिए, जज लोया बनने से किसी को कोई फायदा थोड़ी ना है। खुद तो जाएंगे, यानी खुद की जिंदगी तो समाप्त होगी ही, पूरा खानदान जिंदगी भर झेलेगा, क्योंकि अमृत काल में मुमकिन है योजना जारी है। आखिर जज साहब कहाँ कहाँ कितनी सुरक्षा लेकर घूमेंगे। हालांकि इस बात से हम बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते, जमानत किस कारण मिली हमको नहीं मालूम, मगर इतना जरूर है कि नफरत की आग में डूबे नौजवानों को इलाज की जरूरत है, यानी उन्हें सुधारने की जरूरत है। अपराधी बनाने की बजाय उन्हें सच से अवगत कराना आवश्यक है। यह काम तभी हो सकता है जब सरकार पहल करे, और सरकार इस क्षेत्र में क्या पहल कर रही है, किस क्षेत्र में क्या पहल कर रही है, यह हमसे ज्यादा आप जानते हैं। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।